हेलो डियर स्टूडेंट्स, बच्चों आज के इस वीडियो सेशन में हम क्लास 8 का जो साइंस का हमारा चैप्टर नंबर 8 है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस, इसका हम ये पार्ट 2 कर रहे हैं। तो इससे पिछले वीडियो में आपको मैंने कुछ बेसिक्स बताए थे इस चैप्टर के बारे में। हमने सेल थ्योरी देखी थी हमने, ठीक है, और सेल के जो 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, सबसे पहले मैंने सेल मेम्ब्रेन के बारे में डिस्कस किया था, ठीक है कि नहीं क्या। तो आज हम कुछ छोटे मोटे चीज़ देखेंगे। आज हम देखेंगे सेल मेम्ब्रेन के बाद में साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, क्या क्या उसके पार्ट्स हैं, क्या उनके फंक्शंस हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं बच्चों, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उसकी जो फंडामेंटल इकाई होती है लिविंग बीइंग्स की, वो होती है सेल, ठीक है। अब बहुत सारे ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनका पूरा शरीर जो है ना सेल्स का तो बनता है, बट कुछ ऐसे जीव हैं जिनका शरीर सिर्फ और सिर्फ एक ही सेल का बनता है, और कुछ ऐसे हैं जिनके पूरे शरीर में बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं। तो मतलब अगर पूरा शरीर एक ही सिंगल सेल का बना है, इस प्रकार के ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। अगर हम एक तालाब के पानी की बूंद को माइक्रोस्कोप में देखें तो हमको उसमें बहुत सारे सिंगल सेल जीव हमको दिख जाएंगे, बहुत ज़्यादा अगर उसको हम क्या है बड़ा करके जूम करके माइक्रोस्कोप के नीचे देखें तो, ठीक है। तो इस प्रकार के जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स हैं उसके मैं एग्जांपल से भी बता दूंगा क्या है। और ऑन द अदर हैंड कुछ ऐसे हमारे ऑर्गेनिजम्स भी हैं जिनका शरीर जो है बहुत सारे सेल्स का बना होता है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ बच्चों, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल वाले, मल्टी सेल्युलर द बॉडी इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सेल्स। लेकिन मुझे बताइए, क्या मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स ने अपने जीवन की शुरुआत एकदम से मल्टी सेल्युलर स्टेज में की थी? नहीं, ऐसा नहीं होता। इवन दो ऑर्गेनिजम्स मल्टी सेल्युलर होते हैं, हमारे जैसे ह्यूमन बींग्स हो गए फॉर एग्जाम्पल, बट कभी ना कभी जब उन्होंने अपने जीवन की शुरुआत की तो वो कभी ना कभी एक सिंगल सेल थे, हम भी कभी ना कभी एक सिंगल सेल थे। तो वो जो पहला सेल होता है जो आगे भविष्य में चल के डिविजन करके नए नए प्रकार के सेल्स बनाता है, उसको हम कहते हैं जाइगोट। क्या कहते हैं हम? जाइगोट। तो अगला का जो टॉपिक आएगा चैप्टर रिप्रोडक्शन, वहां हम देखेंगे जाइगोट क्या होता है, कैसे बनता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, ठीक है। चलिए तो बच्चों अगला हमारा एक छोटा सा क्वेश्चन है, व्हाट आर यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स एंड गिव सम एग्जांपल्स। इसी प्रकार से मल्टीसेल्युलर का देखेंगे। सो सिंपल है, ऑर्गेनिजम्स व्हिच आर मेड अप ऑफ अ सिंगल सेल ओनली, ठीक है। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनका पूरा का पूरा शरीर एक ही सेल का बना हो वो कहलाते हैं यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। चलिए तो इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं हम। अमीबा यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, मैं डायग्राम बना दूंगा मैं। पैरामीशियम, बच्चों इसका जो शेप होता है ये हमारे जो स्लीपर होती है ना चप्पल, उसके जैसा दिखता है। ये तो बुक में आपके डायग्राम मिल जाएगा। यूग्लिना, इसका भी स्ट्रक्चर बना दिया जाएगा। बैक्टीरिया, बैक्टीरिया का हमने चैप्टर नंबर 2 में देखा था, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो, वहां बना रखा है आपने। उसके बाद प्लाज्मोडियम, ये एक मलेरियल पैरासाइट है जिससे मलेरिया होता है, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं, ट्रिपेनोजोमा हो गया, ठीक है कि नहीं, क्लामाइडोमोनस हो गया, तो बहुत सारे और एग्जांपल्स हैं। तो ये कुछ मेन एग्जांपल्स हो गए जहां पे कि ऑर्गेनिजम्स का पूरा शरीर एक सिंगल सेल का बना होता है, ठीक है। चलिए उसके बाद व्हाट आर मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स एंड गिव सम एग्जांपल्स। मल्टी सेल्युलर का मतलब होता है द ऑर्गेनिजम्स व्हिच आर मेड अप ऑफ मेनी सेल्स, पूरा शरीर उनका बहुत बहुत बड़ी संख्या में सेल्स का बना होता है, दे आर कॉल्ड मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। अब क्या, दे स्टार्ट देयर लाइफ फ्रॉम अ सिंगल सेल कॉल्ड जाइगोट। वो अपने जीवन की शुरुआत एक सिंगल सेल से ही करते हैं और बाद में यही सिंगल सेल जो जाइगोट कहलाता है ये डिवाइड कर करके बहुत बड़ी संख्या में सेल्स बना देता है, ठीक है। सो ऑल ऑफ दिस दे start their life from a single cell called zygote। क्या कहते हैं सिंगल सेल को? जाइगोट, which later on divides, जो कि बाद में डिवाइड करके क्या करता है, it divides to form many cells, और बाद में बहुत सारे सेल्स बना देता है। एग्जांपल्स इसमें क्या हो गए, हमारे चारों तरफ अधिकतर जो है ये जो हम अपनी आंखों से देख पाते हैं ये हमारे मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स हो गए। बहुत सारे प्लांट्स हो गए, फ्रॉग हो गया, मैन, काऊ, अर्थवर्म, डॉग, ये सब लिख सकते हो आप, ठीक है कि नहीं क्या। उसके बाद क्या, राइट शॉर्ट नोट ऑन साइटोप्लाज्म। बच्चों पीछे टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन है आपके, साइटोप्लाज्म के बारे में डिटेल में वर्णन करना है और साथ में न्यूक्लियस के बारे में। तो न्यूक्लियस का हम अलग से टॉपिक बना दिया, बाद में देखेंगे। पहले हम देख लेते हैं साइटोप्लाज्म को डिटेल में। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे बच्चों। साइटोप्लाज्म एक तरह से सेल का जो होता है वो 60 to 70% जगह घेर लेता है, ठीक। तो क्या ये ट्रांसलूसेंट, बच्चों मटेरियल जो होते हैं ना उनके आर पार लाइट जा सकती है कि नहीं जा सकती, इसके आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। कुछ ऐसे मेटेरियल जिनके पार पूरी तरह से लाइट चली जाए, आर पार देख सकें, पारदर्शी ट्रांसपेरेंट। कुछ ऐसे होते हैं जो लाइट को पूरी तरीके से रोक लेते हैं, उनके आर पार लाइट नहीं जा सकती। मेरा हाथ है, इसके पीछे मैंने ये पेन रखा हुआ है, आपको दिखेगा नहीं, इसका ढक्कन जो है ब्लैक कलर का आपको दिखेगा नहीं, क्योंकि मेरा हाथ ट्रांसलूसेंट है। हटा दिया, बीच में एयर है तो एयर में से आपको ढक्कन इजीली दिख जाएगा, समझ में आ गया। तो एयर ट्रांसपेरेंट हो गया, ठीक है कि नहीं क्या। हाथ मेरा ओपेक हो गया। अब कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनमें थोड़ी बहुत पारदर्शिता होती है, ठीक है, इनको बोलते हैं ट्रांसलूसेंट। क्या बोलते हैं?
ट्रांसलूसेंट, थोड़ा बहुत दिखता है, थोड़ा बहुत नहीं दिखता। एक हल्का सा पतला व्हाइट कलर का कपड़ा ले लो, रुमाल ले लो, मुंह पे रखोगे आप, तो साड़ी का पल्लू होता है, कई लेडीज गिरा देती सामने, तो हल्का फुल्का देख पाते हैं। तो ट्रांसलूसेंट इज ऐसा कोई चीज जो थोड़ा बहुत लाइट को आर पार आने जाने दे, ठीक है। तो जो हमारा साइटोप्लाज्म है ये ट्रांसलूसेंट मटेरियल है, ठीक है। आपने लिम्का देखा होगा बच्चों, दूध बिल्कुल व्हाइट होता है, लिम्का कैसा होता है, सफेद तो होता है लेकिन बहुत ज्यादा व्हाइट नहीं होता, हल्का सा सफेदी होती है, तो ट्रांसलूसेंट हो गया, ठीक। सो ट्रांसलूसेंट मटेरियल जेली लाइक सब्सटेंस है, ये पूरी तरह से ना तो लिक्विड है ना सॉलिड, ये इंटरमीडिएट स्टेज है, गाढ़ा जेली, जैसे टूथपेस्ट होता है ना उस तरह की स्टेट है ये। सो द ट्रांसलूसेंट जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन, सेल की जो आउटर कवरिंग है उसके अंदर जो भी चीज भरा हुआ है ना सेल मेम्ब्रेन के अंदर, वो क्या है, साइटोप्लाज्म। अब ये जो साइटोप्लाज्म है बच्चों, इसका कंपोजिशन किस चीज का बना हुआ है, तो इसमें मोस्टली तो पानी ही है, अधिकतर क्या है ये 80-90% पानी है। उसके अलावा हमारे कई प्रकार के ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे कौन कौन से हैं, लिपिड्स मतलब फैट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, उसके अलावा कार्बोहाइड्रेट्स हैं, उसके बाद इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, ये तो ऑर्गेनिक हो गए, फिर ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं, और बहुत सारी सेल ऑर्गेनल्स। अब ये सेल ऑर्गेनल्स क्या होती हैं, जैसे हमारे शरीर के कामकाजी हिस्सों को ऑर्गन कहते हैं, एक सेल के छोटे कामकाजी जो हिस्से होते हैं उनको ऑर्गेनेल कहा जाता है, सेल ऑर्गेनेल, ORGANELL। एंड तो वाटर है, लिपिड्स हैं, प्रोटीन्स है, कार्बोहाइड्रेट्स, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस पानी में नॉर्मली घुलने वाले, एंड मैनी सेल ऑर्गेनल्स। तो हम बात करेंगे सेल ऑर्गेनल्स कौन सी होती है, और क्योंकि इतने सारे काम इसमें चीजें हैं, और खासकर सेल ऑर्गेनल्स मैंने बताया था कामकाजी हिस्से होते हैं सेल के, तो इसका मतलब सेल को जिंदा रखने के लिए जो भी जरूरी एक्टिविटीज है, गतिविधियां हैं, इनको वाइटल एक्टिविटीज बोलते हैं, वाइटल एक्टिविटीज, ठीक है। तो ये वाइटल एक्टिविटीज किस क्षेत्र में होती हैं, ये होती हैं साइटोप्लाज्म, यही इसका बच्चों फंक्शन आ जाएगा, समझा क्या। सो व्हाट इज द फंक्शन, इट परफॉर्म्स ऑल द वाइटल सेल्यूलर एक्टिविटीज ऑफ द सेल। सेल की वाइटल एक्टिविटीज परफॉर्म करने के लिए जरूरी है क्या, क्या जरूरी है, साइटोप्लाज्म। चलिए अब हम देखते हैं वेरियस सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म एंड देयर फंक्शंस आर एज फॉलोज। अलग अलग सेल ऑर्गेनल्स कौन कौन सी है और ब्रीफ में क्या है, उनका क्या क्या कामकाज है। बच्चों इनका डायग्राम भी बनाया जा सकता है, बट वो आपका डिटेल में फिर क्लास 9th में आपको डिटेल में पढ़ना है, पूरा का पूरा जितने भी सेल ऑर्गेनल्स है सेल के बारे में, और डिटेल में पूरा चैप्टर ही है, तो वहां डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर ज्यादा डायग्राम्स की जरूरत नहीं है, सिंपल ऑर्गेनल मेन क्या काम करती है, ऑर्गेनल क्या काम करती है, बस इतना ध्यान रखना, ठीक। चलिए सबसे पहली सेल ऑर्गेनल है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या है ये, माइटोकॉन्ड्रिया। बच्चों ये जो शब्द है माइटोकॉन्ड्रिया, ये नाम दिया था किसने, कॉलिकर ने, और डिस्कवरी इसकी की थी बेंडा ने। चलो ये ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, आपको सिंपल याद रखिए माइटोकॉन्ड्रिया इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल, ओके। ये वो जगह है बच्चों जहां पे सेल के अंदर भोजन जो कि डाइजेस्टेड फॉर्म में होता है, ग्लूकोज फॉर एग्जांपल, ये जाता है और माइटोकॉन्ड्रिया में जलता है। जब तक भोजन जलेगा नहीं, भोजन ईंधन होता है ना, और जब तक भोजन जलेगा नहीं तब तक एनर्जी कैसे मिलेगी सेल को, और एनर्जी नहीं मिलेगी तो कामकाज कैसे करेगा, समझ आ गया। तो ये वो स्थान है जहां पे भोजन बर्न होता है, ऑक्सीडाइज होता है, बर्निंग मतलब ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलना, ठीक है कि नहीं। क्या आप पढ़ चुके कंबशन और फ्लेम वाले में, तो ऑक्सीडेशन कंबशन मतलब जैसा होता है भोजन जलना, तो यहाँ पे भोजन क्या होता है, बर्न होता है स्लोली स्टेप वाइज तरीके से, और भोजन जलेगा तो एनर्जी निकलेगी। ये एनर्जी बच्चों एक केमिकल सब्सटेंस के रूप में जमा होती है, एक तरह से बैटरी समझ लीजिए इसको, एनर्जी करेंसी, ठीक। तो ये जो केमिकल सब्सटेंस है जो कि एनर्जी अपने अंदर भर के रखता है, ये केमिकल सब्सटेंस है ATP, फुल फॉर्म इसका है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो ATP मॉलिक्यूल्स बनते जाते हैं, समझ में आ गया, एनर्जी भरती जाती है उसके अंदर। जब सेल को एनर्जी चाहिए ये ATP खर्च हो जाएगा और सेल एनर्जी यूज कर पाएगा, ठीक। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या बताओ, हेयर फूड इज बर्न इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड एंजाइम्स। कई प्रकार के एंजाइम्स होती हैं जो कंट्रोल करती है इस रिएक्शन को, तो एंजाइम्स और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में भोजन जलेगा। नॉर्मली भोजन ग्लूकोज ही होता है, टू प्रोड्यूस एनर्जी, और क्या निकलेगी, एनर्जी निकलेगी। दिस एनर्जी लिबरेटेड इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ATP, और ये एक इंपॉर्टेंट केमिकल जिसको हम ATP कहते हैं, इसके रूप में ये जमा हो जाती है, ठीक है। सो ATP इट इज द साइट फॉर सेल्यूलर रेस्पिरेशन, और ये जो पूरी प्रक्रिया है बच्चों उसको रेस्पिरेशन कहते हैं। सेल के अंदर भोजन का, डाइजेस्टेड फूड का, स्पेशली ग्लूकोज का ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलना, और जलने के उपरांत एनर्जी मिलना। एनर्जी के अलावा बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और बनेगा, ठीक है कि नहीं। क्या तो मेनली हमको एनर्जी से मतलब, ये पूरी प्रक्रिया कहलाती है सेल्यूलर रेस्पिरेशन। सेल के अंदर जो भी ऑक्सीजन जाती है, भोजन जाता है, वो ऐसे जलता है, और क्योंकि यहाँ पे रेस्पिरेशन के उपरांत में एनर्जी निकलती है, तो ये वो स्थान है जहां से पूरे सेल को एनर्जी मिलती है, और इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को बच्चों
पावर हाउस ऑफ द सेल का दर्जा दिया गया है। इट इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। इट प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर द एक्टिविटीज ऑफ द सेल। ओके, सारी एनर्जी यहां से निकलेगी। चलिए, ये हमारा इंपॉर्टेंट फर्स्ट पार्ट, ठीक है। तो कई बार क्वेश्चन आता है विच सेल ऑर्गेनेल इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल? माइटोकॉन्ड्रिया, ये प्लूरल है, माइटोकॉन्ड्रियन, DRION सिंगुलर हो जाएगा, तो ये प्लूरल शब्द बहुत सारे होते हैं, ठीक। उसके बाद प्लास्टिड। प्लास्टिड बच्चों ये सिर्फ प्लांट सेल में ही पाए जाते हैं, तो याद रखना P फॉर प्लांट सेल, P फॉर प्लास्टिड। प्लास्टिड जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, ध्यान से समझना। पहला प्लास्टिड है ग्रीन कलर का, दूसरा प्लास्टिड है नॉन ग्रीन, मतलब कलर तो है बट ग्रीन को छोड़ के कोई दूसरा कलर, और तीसरा प्लास्टिड है बिना कलर का, व्हाइट बोल सकते हैं, व्हाइट इज नॉट ए कलर, ठीक है। सो ग्रीन कलर के प्लास्टिड को बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट, नॉन ग्रीन कलर के जो प्लास्टिड्स उनको बोलते हैं क्रोमोप्लास्ट। क्रोमा मींस कलर, ओके। क्लोरोप्लास्ट ग्रीन, क्रोमोप्लास्ट नॉन ग्रीन, और तीसरा जो कलरलेस है उसको बोलते हैं ल्यूकोप्लास्ट। अब तीनों को काम बता दो। क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर का प्लास्टिड, ग्रीन कलर का जो प्लास्टिड है बच्चों सनलाइट को ट्रैप करने का काम करता है और इसके प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस होता है, समझ आ गया। तो इसका मेन काम है भोजन का निर्माण करना बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। दूसरा क्या है? क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट नॉन ग्रीन। तो प्लांट्स में बहुत सारे ऐसे हिस्से होते हैं जहां पर ग्रीन के अलावा भी कलर होता है। फूलों में कई प्रकार के भिन्न भिन्न कलर होते हैं, येलो हो गया, रेड हो गया, पर्पल हो गया, ऑरेंज हो गया, ब्लू हो गया, दुनिया भर के कलर होते हैं। फलों में कई प्रकार के कलर देखने को मिलते हैं। ऑरेंज जो होता है ऑरेंज कलर का होता है, जो जामुन होता है बिल्कुल पर्पल ब्लैक कलर का होता है, ठीक है कि नहीं। क्या पपाया जो होता है येलोइश कलर का, मैंगो येलोइश कलर का हो जाता है, चेरीज रेड कलर की हो जाती हैं, ठीक है, बैंगन पर्पल कलर का है, ठीक है। तो अलग अलग फलों के सब्जियों के अलग अलग कलर होते हैं, ठीक है। अनियन देख लो बिल्कुल लाइट पिंक कलर का होता है ऊपर से शुरू में, ठीक है। तो ये सब कलर जो होते हैं, ये कलर देने वाले जो सब्सटेंस हैं, जो कलर देने वाले प्लास्टिड उनको क्रोमोप्लास्ट बोलते हैं, ठीक है। अब फूलों में इतने चटक कलर जो होते हैं क्रोमोप्लास्ट के कारण, इसी कारण जो होते हैं मधुमक्खियां इंसेक्ट्स उनकी तरफ आकर्षित होते हैं पॉलिनेशन के लिए, ठीक है कि नहीं। क्या तो पॉलिनेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। पराग जो होता है कण वो कलेक्ट करने के लिए आती है और इससे फिर क्या है पॉलिनेशन होता है। तो फिर क्या पॉलन्स एक फूल से दूसरे फूल ट्रांसफर होते हैं, ये कलर के कारण ही अट्रैक्ट होते हैं इंसेक्ट्स, ठीक है। और तीसरे जो प्लास्टिड है कलरलेस प्लास्टिड जिनको बोलते हैं ल्यूकोप्लास्ट। तो ये एक तरह से तीनों मिलकर किचन का काम करते हैं, ठीक है। पहला वाला भोजन बनाने का काम क्लोरोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट बच्चों भोजन को जमा करने का काम करता है। ल्यूकोप्लास्ट क्या करता है? भोजन को स्टोर करता है। तो अभी ल्यूकोप्लास्ट में भी 3 प्रकार हैं, प्रोटीनोप्लास्ट, अमाइलोप्लास्ट, इलेयोप्लास्ट। प्रोटीनोप्लास्ट प्रोटीन जमा करते हैं, अमाइलोप्लास्ट स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट जमा करते हैं, और तीसरा क्या मैंने बताया इलेयोप्लास्ट, ये ऑयल या फिर फैट्स जमा करते हैं। तो वो ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत है, 9th क्लास में पढ़ लेंगे हम, ठीक है। सो प्लास्टिड्स बेसिक काम, ग्रीन कलर वाले का ध्यान रखना, फोटोसिंथेसिस। अब इंपॉर्टेंट चीज कई बार पूछा जाता है कि जो प्लास्टिड्स होते हैं बच्चों प्लांट सेल में क्यों होते हैं? बिकॉज प्लांट्स जो होते हैं बच्चों एक ही जगह उगते हैं, अपना जगह नहीं बदलते। एनिमल्स जो होते हैं एनिमल्स इधर से उधर भटक करके अपना भोजन ले लेते हैं, तलाश कर लेते हैं, शिकार कर लेते हैं, तो वो अपने भोजन की तलाश में इधर से उधर जा सकते हैं। जबकि प्लांट्स को ये आज़ादी नहीं है, प्लांट्स को तो एक ही जगह उग के खड़े होना है। तो इसका मतलब वो भोजन कहाँ से लेंगे? तो उनको अपना भोजन खुद बनाना पड़ेगा। दे नीड टू बी सेल्फ रिलायंट। तो रॉ मटेरियल्स का जुगाड़ भोजन बनाने के लिए, जो भी रॉ मटेरियल का कच्चा माल है वो अपनी प्रकृति से जुटाते हैं। पानी जो होता है वो जमीन में से ले लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड एयर में से ले लेंगे, सनलाइट सन से ले लेंगे, और फिर फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया करते हैं। और यही कारण है फोटोसिंथेसिस में लाइट एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और लाइट को ट्रैप करने के लिए इनके पास ग्रीन कलर का प्लास्टिड है जिसको बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। तो समझ में आ गया? बिकॉज क्वेश्चन आता है क्यों क्लोरोप्लास्ट सिर्फ प्लांट्स में ही होता है, प्लांट सेल में होता है? इट इज बिकॉज प्लांट सेल्स इन ऑर्डर टू प्रिपेयर देयर फूड दे हैव टू ट्रैप सनलाइट। समझ में आ गया? और सनलाइट को ट्रैप करने के लिए क्लोरोप्लास्ट उसके पास होता है। जबकि एनिमल जो होते हैं दे कैन मूव इन सर्च ऑफ फूड, ओके, सो दे डू नॉट हैव टू मैन्युफैक्चर देयर फूड, और इसलिए क्या है उनके पास क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, सिर्फ प्लांट सेल्स में होता है, ठीक है। ग्रीन प्लांट्स, वो भी सभी प्लांट सेल में नहीं जो भोजन बनाते हैं पत्तियों के। तो प्लास्टिड्स दे मे बी ग्रीन और नॉन ग्रीन, या तो ग्रीन हो सकते हैं या नॉन ग्रीन। ग्रीन प्लास्टिड्स आर कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट विच परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। क्लियर है ये चीज? नॉन ग्रीन प्लास्टिड्स इंक्लूड क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। नॉन ग्रीन जो होते हैं दोनों है। अब क्रोमोप्लास्ट क्या है? क्रोमोप्लास्ट गिव कलर टू द फ्लावर्स, लीव्स, फ्रूट्स, इनमें कलर देते हैं। जबकि ल्यूकोप्लास्ट दे आर कलरलेस एंड स्टोर फूड, ये भोजन जमा करने का काम करते हैं। क्लियर है 3 चीज? चलिए उसके बाद तो इसको भी अंडरलाइन कर देते हैं हम, ओके। अगला हमारा सेल ऑर्गेनेल है बच्चों गोल्गी बॉडी। बच्चों गोल्गी बॉडी जो होता है ना एक तरह से किसी बड़े शहर के पोस्ट ऑफिस की तरह काम करता है। पोस्ट ऑफिस जो होता है वो वहाँ क्या होता है, चिट्ठियाँ, पार्सल, ये सब चीज़ें आती हैं, उन पर लेबलिंग लगती है,
उन पे एड्रेस लगता है और फिर उनकी डिलीवरी होती है। बस यही काम, पैकेजिंग और डिलीवरी, इसका काम होता है यहाँ पे। और ये कुछ सेल के लिए जरूरी चीजें सीक्रेट भी करती है। बच्चों जो प्लांट सेल्स होते हैं ना, प्लांट सेल्स, उसमें सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक टफ रिजिड सेल वॉल भी होती है एडिशनल। इस सेल वॉल को बनाने के लिए दो स्पेशल कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स की जरूरत होती है, सेल्यूलोज और पैक्टिन। इन दोनों का सिक्रेशन ये करता है। तो एक तरह से एक तो सिक्रेटरी सेंटर है, सेल वॉल बनाने के लिए जरूरी मटेरियल्स यहाँ बनते हैं। उसके अलावा ये पैकेजिंग सेंटर भी है, मतलब यहाँ पे क्या है, जो भी मटेरियल्स इधर से उधर स्थानांतरण होना, इधर से उधर भेजा जाना है, उनके पैकेट्स बंडल्स बनेंगे एंड दे आर डिस्पैच्ड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सेल टू अनदर पार्ट। ठीक है, तो पैकेजिंग और सिक्रेटरी सेंटर हो गया, सिक्रेशन करता है सेल्यूलोज और पैक्टिन का। उसके बाद राइबोसोम बच्चों, ये सबसे छोटी सेल ऑर्गेनेल है हमारी। मैं 8 सेल ऑर्गेनल्स डिस्क्राइब करूंगा। 8 में से एकमात्र सेल ऑर्गेनल जो नेकेड है, नेकेड मतलब इसके चारों तरफ प्रोटेक्टिव कवरिंग मेम्ब्रेन नहीं होती, इसके चारों तरफ मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन है, इसके चारों तरफ कोई मेम्ब्रेन नहीं है। एकमात्र सेल ऑर्गेनल विच इज नॉट कवर्ड बाय मेम्ब्रेन, ओके, प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन। राइबोसोम्स वो सेल ऑर्गेनल है जो सबसे छोटी साइज की है एंड सबसे बड़ी संख्या में है सेल के अंदर। समझ में आ गया? और राइबोसोम्स का मेन काम है प्रोटीन का निर्माण करना, इसको प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल भी कहते हैं। सो जितना प्रोटीन बनेगा ना सेल के अंदर, वो सारा का सारा राइबोसोम में बनेगा। एक जरूरी चीज सबसे बड़ी संख्या में क्यों है? एक सेल के अंदर बच्चों अगर 100 कंपाउंड्स है, 100 में से बच्चों 70 जो है प्रोटीन्स ही है। मतलब समझ आएगा, 70% ऑफ द कंपाउंड्स जितने भी सेल के अंदर मौजूद हैं, दे आर नथिंग बट प्रोटीन्स। तो प्रोटीन्स बहुत ज्यादा चाहिए होता है सेल को, और इसी कारण से राइबोसोम बड़ी संख्या में होते हैं। अगला हमारा है सेंट्रियोल। ये सेल ऑर्गेनल बच्चों सिलेंड्रिकल बॉडीज हैं, एक जोड़ा होता है न्यूक्लियस के किसी एक एंड पे होता है, और ये क्या है, सेल को डिवाइड करने में हेल्प करती है। तो ये स्पेशल इलास्टिक फाइबर्स के जैसे स्ट्रक्चर्स बनाती है सेल डिवीजन के दौरान, जिसको हम स्पिंडल फाइबर्स बोलते हैं। और ये क्रोमोसोम जो होते हैं, डीएनए, उसको 2 भागों में अलग कर देती है, 2 ग्रुप्स में बांट देती है। तो स्पिंडल फॉर्मेशन के द्वारा क्या करती है ये, इट हेल्प्स इन सेल डिवीजन। तो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस, और उसके अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं, मैं बाद में बता दूंगा अभी क्या होगा। तो क्रोमोसोम्स के 2 समूहों में डिवाइड करने का काम करती है ये स्पिंडल फाइबर्स। ठीक है कि नहीं? क्या, और स्पिंडल कौन बनाता है? ये सेंट्रियोल्स बनाती है। तो सिंपल चीज है, इट हेल्प्स इन सेल डिवीजन बाय स्पिंडल फॉर्मेशन। स्पिंडल फॉर्मेशन में आगे समझा दूंगा स्पिंडल क्या चीज होता है। स्पिंडल मतलब इस तरह का शेप, कोई समझ में आ गया? तो इससे जो रेशे रेशे धागे बनेंगे, तो 2 सेंट्रियोल्स होती है, एक ऊपर आ जाती है सेल के, एक नीचे आ जाती है। यहाँ से कुछ चिपचिपे धागे जैसे स्ट्रक्चर्स, प्रोटीन फाइबर्स निकलेंगे, वो आधे क्रोमोसोम को पकड़ लेती है, चिपक जाती है। नीचे से कुछ प्रोटीन फिलामेंट्स निकलेंगे, वो आधे क्रोमोसोम को पकड़ लेती है। तो मान लीजिए एक सेल में 10 क्रोमोसोम्स हैं, तो 10 में से 5 को इसने पकड़ लिया, 5 को इसने पकड़ लिया, और 5 को अपोजिट एंड्स में खींच देते हैं। ठीक है, जब ये क्रोमोसोम अपोजिट एंड्स पे पहुंच जाएंगे तो उनके चारों तरफ एक न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन बन जाएगी। इस प्रकार से न्यूक्लियस 2 भागों में बट जाता है, और उसके बाद साइटोप्लाज्म के भी 2 हिस्से हो जाते हैं। तो स्पिंडल फॉर्मेशन जो होता है, उसके बाद में सेल डिवीजन या न्यूक्लियस का डिवीजन स्टार्ट हो जाता है। पहले न्यूक्लियस डिवाइड होगा, फिर सेल डिवाइड होगा। तो सेल डिवीजन में इंपॉर्टेंट भूमिका है किसकी? सेंट्रियोल की। ठीक है, उसके बाद बच्चों ये हमारी सेल ऑर्गेनल्स हो गई कितनी? A B C D E, 3 और रह गई है, तो ये 3 मैं आगे करा देता हूं। अगली हमारी जो सेल ऑर्गेनल है बच्चों, वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बच्चों कौन सी है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बच्चों आपने तकिया या गद्दा देखा है? तकिया जो होता है उसको अंदर से भरने के लिए हम क्या डालते हैं? रुई डालते हैं, है ना? और उसका एक खोल भी होता है, तकिए का एक कवर भी होता है। अब मुझे बता दीजिए, अगर तकिए के अंदर से या गद्दे के अंदर से सारी रुई निकाल लें, तो पिलपिला, वो जो फूला फूला होता है वो नहीं बचेगा, सिर्फ कवरिंग बच जाएगी। तो सेल जो होता है ना बच्चों, वो फूला फूला क्यों रहता है, भरा भरा क्यों रहता है? स्टफिंग क्यों होती है? उसके अंदर एक स्पेशल ऑर्गेनल जिसको भरा भरा रखती है। अगर ये निकाल देंगे ना, तो एक तरह से सेल पिचक जाएगा। हमारे शरीर में अंदर से जो प्रॉपर शेप मेंटेन करता है, वो हड्डियों के ढांचे के कारण है। अगर सारी हड्डियां बाहर निकाल दो, हमारे शरीर को फोल्ड किया जा सकेगा, एकदम से गिर जाएंगे नीचे। तो सपोर्ट देता है अंदर से। तो ये सपोर्ट देने वाली जो ऑर्गेनल है वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक it is a network of interconnected hollow sheets and tubes। कुछ खोखले ट्यूब्स और शीट्स हैं, इनका इंटरकनेक्टेड जाल है पूरा। ठीक है कि नहीं? नेटवर्क मतलब पूरा जाल है। It is associated with nuclear membrane, और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ चिपका होता है।
इसका मेन काम क्या है, सेल को अंदर से सपोर्ट देना, इंटरनल फ्रेमवर्क, स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क बनाता है और सेल में एक स्थान से दूसरे स्थान तक, साइटोप्लाज्म के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक मटेरियल्स के ट्रांसपोर्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। समझ में आ गया? तो रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग internal structural framework to the cell. Also it helps in transport of materials from one part of cell to another। ठीक है, इसको बोलते हैं इंट्रासेल्यूलर ट्रांसपोर्ट। क्या कहते हैं इसको? इंट्रासेल्यूलर ट्रांसपोर्ट। ठीक है कि नहीं? क्या? चलिए, तो एक तो स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क देता है, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द हैं, और ये ट्रांसपोर्टेशन के लिए सेल के अंदर ही यातायात को संभालता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक चीजों को भेजने का काम करता है। अगला हमारा है लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स स्मॉल sac-like structures that contain about 40 different kinds of enzymes। ठीक है कि नहीं? क्या? responsible for digestion of old and worn out cellular parts, provides defense against invading germs, also known as suicidal bag of the cell। अब समझना मैं क्या बता रहा हूं बच्चों। ये स्पेशल प्रकार की सेल ऑर्गेनेल है जो कौन बनाता है? ये गोल्गी बॉडी में ही बनती है। ये छोटे छोटे पाउच लाइक स्ट्रक्चर्स है। क्या है ये? छोटे छोटे ऐसे सैक लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है, और इसमें क्या होता है? खूब सारी अलग अलग प्रकार की क्या होती है? एंजाइम्स होती हैं। ये बच्चों सेल के किसी भी हिस्से को डाइजेस्ट कर सकते हैं। दे कैन डाइजेस्ट एनीथिंग। अब मान लीजिए ये एक हमारा बड़ा सारा सेल है, ये एक हमारा बड़ा सारा सेल है, और ये एक हमारा बड़ा सारा सेल है। ये तीन क्या है? सेल्स। और इसके अंदर सबके अंदर ये लाइसोसोम है। ठीक है ना? अब गौर करना मैं जो बताने जा रहा हूं। अब हो सकता है बच्चों ये जो सेल्स हैं इनको बाहर से क्या है? भोजन नहीं मिल रहा हो, कमी मिल रही हो, मतलब दे आर अंडर स्टारवेशन। स्टारवेशन क्या होता है? भूखे मरना। समझ में आ गया? इनको पोषण की कमी है। अब कमी जैसे होता है ना, कई बार उपवास काटते हैं, मुस्लिम्स में 30-30 दिन तक रोजे रखते हैं, हमारे हिंदूज में भी क्या होता है 9-9 दिन तक क्या होता है, नवरात्र का जब पूजन वगैरह करते हैं तो एक टाइम ही खाना खाते हैं। तो मान लीजिए उपवास रख रहे हैं, खूब ज़्यादा सेल्स को भोजन की कमी हो गई तो स्टारवेशन होता है। ठीक है, अब जब सेल्स को भोजन की कमी हो गई तो बच्चों सेल्स को कामकाज करने के लिए एनर्जी तो होती है। तो बच्चों ये जो टिश्यू है ना, टिश्यू जो सेल्स का समूह होता है, उसमें से कोई एक आधा सेल जो होता है वो अपने आप को बलिदान करने की कोशिश करता है। समझ में आ गया? जिससे कि दूसरों का भला हो जाए। तो मान लीजिए एक सपोज ये कमजोर सा सेल है ना, तो ये क्या करेगा? इसका लाइसोसोम जो था फूट जाता है। जैसे लाइसोसोम फूटेगा ना तो इस सेल के अंदर लाइसोसोम की जो एंजाइम थी ना सारी की सारी, वो पूरे साइटोप्लाज्म में फैल जाएंगी
और ये एंजाइम जो होता है सेल के सब हिस्सों को डाइजेस्ट कर सकते हैं। मैंने बताया था सेल किस किस का बना है, साइटोप्लाज्म में प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, विटामिन हैं, लिपिड्स हैं, ये सारी की सारी चीजें ये एंजाइम्स तोड़ फोड़ करके डाइजेस्ट कर देते हैं। डाइजेस्ट करने का मतलब ये होता है तोड़ फोड़ करना, घोल देना। तो ये पूरा का पूरा सेल जो होता है बच्चों, ये टूट फूट करके इसका डिसइंटीग्रेशन हो जाएगा और ये सेल जो होता है ये जूस में कन्वर्ट हो गया। समझ में आ गया? अब जब ये सेल सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, इस सेल के जो कंटेंट्स हैं ये क्या कर लेंगे, ये एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो एक तरह से इनकी जान बचाने के लिए इसने अपने आप को क्या कर दिया, बलिदान कर दिया। अब मुझे बताओ इस सेल को मारा किसने, बताइए? खुद ने खुद को मार लिया भाई। लाइजोम इसके खुद के तो फूटे, किसी बाहर ने थोड़ी फोर्स किया था। तो कोई सेल डिसाइड करता है उसके लाइजोम फूट जाते हैं जब भोजन पोषण की कमी है, नहीं झेल पा रही है, और इसके कंटेंट्स डाइजेशन होने के बाद दूसरे सेल्स यूज कर लेते हैं। तो इसलिए क्योंकि इस सेल ने खुद को मार डाला अपने लाइजोम्स की मदद से, तो लाइजोसोम को हम सुसाइडल बैग कहते हैं। अगर किसी सेल के लाइजोसोम्स पोषण की कमी के कारण फूट जाते हैं तो वो पेरेंट सेल को ही तोड़ फोड़ करके तहस नहस करके डाइजेशन कर लेता। उसके अलावा नॉर्मली काम क्या है इसका? नॉर्मली काम क्या बच्चों, जो भी कोई भोजन सेल के अंदर घुसेगा वो भोजन जो होता है एक छोटे से वैक्यूल में बंद हो जाता है, इसको बोलते हैं फूड वैक्यूल। वैक्यूल एक तरह से स्टोरेज पाउचेस हैं, ठीक है। अब ये लाइजोम जाके चिपक जाएगा इसके साथ में और इसके एंजाइम्स अंदर घुस के भोजन को डाइजेस्ट कर लेंगी, और डाइजेस्ट करने के बाद में जो सिंपल सॉल्युबल फॉर्म में फूड बन गया वो साइटोप्लाज्म में डिफ्यूज हो जाएगा, वेस्ट दे आर थ्रोन आउट ऑफ द सेल, ठीक है। तो ये एक तो भोजन को डाइजेस्ट करने का काम करता है। अब मान लीजिए किसी सेल में कोई बैक्टीरिया घुस गया, नुकसानदायक, तो ये तो हानिकारक है। तो लाइजोसोम ही सबसे पहला लाइन ऑफ डिफेंस है, ये धावा बोल देते हैं इस पे और तोड़ फोड़ करके इसकी चटनी बना देते हैं। इसका मतलब जो भी आक्रमणकारी जर्म्स हैं, इन्वेडिंग जर्म्स हैं, उनको किल करने का काम भी कौन करता है? ये लाइजोसोम ही करता है। समझ में आ गया? तो सुरक्षा देता है सेल को आक्रमणकारी जर्म से, भोजन को डाइजेशन करने का काम करता है सेल के अंदर जो भी। अच्छा, अब कई बार होता है सेल जो होता है हमारे घर में भी जैसे कबाड़ जमा होता है ना, सेल के अंदर कोई ऑर्गेनल थी, खूब कामकाज किया मन से, और बाद में बूढ़ी हो गई, टूट फूट हो गई, बेकार हो गई, यूजलेस हो गई, सेल को के कोई काम नहीं है उसका। तो सेल क्या करेगा? लाइजोम की मदद से उसको तोड़ फोड़ करके नष्ट करके डाइजेस्ट कर लेगा और फिर नई ऑर्गेनल बना देगा। समझ में आ गया? तो जो पुराने घिसे पिटे वोर्न आउट सेल्यूलर पार्ट्स हैं उनको हटाता है कबाड़ को, इन्वेडिंग जर्म्स को किल कर देता है, और साथ में फूड को डाइजेस्ट करता है, और कभी कभी पोषण ना मिले तो खुद को भी मार लेता है। और क्योंकि ये खुद को किल कर सकता है सेल को, इसको सुसाइडल बैग्स कहते हैं। तो देयर स्मॉल सैक लाइक स्ट्रक्चर्स दैट कंटेन अबाउट 40 डिफरेंट काइंड्स ऑफ एंजाइम्स। ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइजेशन ऑफ ओल्ड एंड वोर्न आउट सेल्यूलर पार्ट्स। वो हिस्से सेल के जो यूजलेस हो गए हैं, किसी काम के नहीं है, उसको डाइजेस्ट करता है। प्रोवाइड्स डिफेंस अगेंस्ट इन्वेडिंग जर्म्स, जर्म से रक्षा करता है सेल की। ऑल्सो नोन एज सुसाइडल बैग्स। और विषम परिस्थितियों में पोषण की कमी के कारण कभी कभी ये सेल की मृत्यु का कारण भी बनता है। लाइजोसोम बच्चों, तो ये मैं डायग्राम रब कर दूंगा, डायग्राम की जरूरत नहीं, मैंने समझाने के लिए बनाया था, ठीक है। लाइजोसोम्स। और एक हमारा रह गया बच्चों वैक्यूल। थिन वॉल्ड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स meant for storage of या तो फूड या वेस्ट और वाटर एंड मिनरल्स, ये जमा करता है बस खाली, ठीक है। अगर फूड जमा कर रहा है तो उसको बोलते हैं फूड वैक्यूल। तीन प्रकार के हो गए। वेस्ट जमा कर रहा है तो वेस्ट जो चीज है उसको तो शरीर से बाहर फेंकना है, एक्सक्रीट करना है, एक्सक्रीटरी वैक्यूल। एक्सक्रीटरी। और बच्चों एक तरह से वाटर टैंक की भूमिका भी निभाता है, ठीक है। तो वाटर मिनरल्स का जो कंबाइंड है सॉल्यूशन, इसको सैप कहते हैं। समझ में आ गया कि नहीं? क्या बोलते हैं इसको? सैप। तो अगर सैप जमा कर रहा है तो इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। कॉन्ट्रैक्टाइल, समझ में आ गया? क्योंकि जब जब सेल के अंदर पानी अधिक होगा तो ये इसमें भर जाता है पानी और मिनरल्स,
ठीक है। और अगर सेल को पानी की आवश्यकता है, बाहर से नहीं मिल रहा है, तो यहाँ से निकाल लेते हैं, वाटर टैंक की तरह एक तरह से। समझ में आ गया? तो बच्चों ये थे हमारे क्या है जो साइटोप्लाज्म है क्या होता है और उसमें कौन कौन सी वेरियस ऑर्गेनेल्स पाई जाती है और उनका क्या क्या काम है बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, समझ में आ गया? इस चैप्टर का बेसिक एसेंस है, ठीक है। तो ये आप अच्छे से तैयार करेंगे। तो इसके नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम न्यूक्लियस के बारे में देखेंगे और उसके बाद हम कुछ डिफरेंसेस भी देखेंगे, प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स में क्या बेसिक अंतर होते हैं। इसी प्रकार से दो और मेन प्रकार के सेल्स होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स, उनमें बेसिक क्या फर्क है, और फिर कुछ हम डायग्राम्स और देखेंगे, ठीक है। एक नर्व सेल का हमको डायग्राम बनाना है, ह्यूमन बींग्स में जो होते हैं हमारे, और सेल्स के अलग अलग डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स पे कैसे कैसे शेप हो सकते हैं, सेल के साइज कितना बड़ा छोटा हो सकता है, वो सब हम डिस्कस करेंगे। छोटे छोटे क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है। तो ये आप अच्छे से तैयार कर लेंगे। और हमको एक बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम्स बनाने, 2-3 डायग्राम इसमें। एक तो प्लांट सेल का डायग्राम हमको आना चाहिए, एनिमल सेल कैसा दिखता है जनरलाइज्ड डायग्राम आना चाहिए, नर्व सेल का डायग्राम आना चाहिए। ये 3 बेसिक डायग्राम आपके यहाँ पूछे जाते हैं, और न्यूक्लियस का एक अलग से डायग्राम, ठीक है। तो 3-4 डायग्राम्स हम बाद में बना लेंगे, ठीक है। तो बच्चों आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।